हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोग देख रहे थे द इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड पॉलिसी विच वाज फॉलोड फ्रॉम 1950 टू 1990। उसके तीन मेजर कंपोनेंट्स थे। पहला था इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। अब आईपीआर 1956 में क्या हुआ था, इन सारी इंडस्ट्रीज़ को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था। एक शेड्यूल ए इंडस्ट्रीज़ जिसमें एक्सक्लूसिवली गवर्नमेंट कैन मैन्युफैक्चर, एंड शेड्यूल बी इंडस्ट्रीज जिसमें बोथ गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर विल बी देयर, बट द पब्लिक सेक्टर विल टेक द लीडिंग रोल एंड प्राइवेट सेक्टर वुड सप्लीमेंट इट। उसके बाद शेड्यूल सी इंडस्ट्रीज जिसमें प्राइवेट इंडस्ट्रीज अलाउड थी पूरी तरह से, लेकिन उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से। नेक्स्ट कंपोनेंट हमने देखा था इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी वाज नथिंग, बेसिकली सेल्फ रिलायंट हमें बनना था, आत्मनिर्भर हमें बनना था, ऐसा गवर्नमेंट का व्यू था। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके इंपोर्ट्स को कम करना है और उसके साथ डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है। थर्ड वन वॉज कार्वे कमेटी रिकमेंडेशन। सो ये कार्वे कमेटी क्या थी, विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी बनाई गई थी प्लानिंग कमीशन के अंडर, जिसने बोला कि हमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को क्यों प्रमोट करना है? क्योंकि दीज आर मोर लेबर इंटेंसिव, और ज़्यादा लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री होगी तो हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ होंगी। सो ये हमने इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड पॉलिसी देखी थी। नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू सी द इम्पैक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड पॉलिसी ऑन द इकोनॉमी। सो लेट्स बिगिन। सो इंडस्ट्रियल पॉलिसी का हम लोग को इम्पैक्ट देखना है तो सबसे पहले नेचुरली हम लोग क्या देखेंगे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये हमने देखा कि 1950-51 में इट वाज कंट्रीब्यूटिंग 11.8% ऑफ द जीडीपी, और 1990-91 में इट वाज 24.6%। तो हाँ, ये इंक्रीज़ हुआ अच्छा खासा, अराउंड 13% इंक्रीज़ हुआ द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर टू द जीडीपी। साथ ही हमने देखा कि द 6% एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी कि जो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर से गुड्स प्रोड्यूस हो रहे थे, द वैल्यू ऑफ गुड्स वाज इंक्रीजिंग बाय ऑन एन एवरेज 6% एवरी ईयर ड्यूरिंग दिस इंटायर पीरियड ऑफ 1950 टू 1990, विच इज़ ऑल्सो वेरी कमेंडेबल, अच्छी बात थी। और उसके साथ हमने ये भी देखा कि द प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज gave opportunities to those people who did not have the capital to start large firms to get into business। सिर्फ टाटास को ही चांस नहीं मिला, छोटे स्मॉल बिजनेस मैन को भी चांस मिला, क्योंकि हमारी पॉलिसीज़ फेवर करती थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को। क्यों? कार्वे कमेटी के रिकमेंडेशंस की वजह से। तो हाँ, उनको भी चांस मिला आगे बढ़। सो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में पब्लिक सेक्टर को बहुत बड़ा रोल दिया गया। तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट तो ये हुआ कि आर इंडस्ट्रियल सेक्टर बिकेम वेल डाइवर्सिफाइड बाय 1990। जो ब्रिटिश के टाइम पे सिर्फ कॉटन, जूट, टेक्सटाइल और एक आधी सीमेंट और शुगर टाइप की मिल्स होती थी, दैट वाज नॉट द केस। हमने ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और बहुत सारे सेक्टर्स में वेंचर किया और आर इंडस्ट्रियल सेक्टर बिकेम वेल डाइवर्सिफाइड। लेकिन इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी था, जैसे कि गवर्नमेंट ने कुछ सेक्टर्स में अननेसेसरीली अपनी मोनोपोली बैठा रखी थी, जैसे कि टेलीकॉम सेक्टर। अब देखो, ये बीएसएनएल के ऑफिस में कोई भी जाते थे तो बहुत लंबी लाइन में लगना पड़ता था। एक कनेक्शन लेने के लिए, लैंडलाइन कनेक्शन लेने के लिए कई बार सालों लग जाते थे, इतनी वेटिंग लिस्ट होती थी। तो इट वॉज नॉट वर्किंग वेरी एफिशिएंटली। तो इसलिए इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ कर देना चाहिए था, बट गवर्नमेंट ने काफ़ी टाइम तक पूरा टेलीकॉम सेक्टर अपने पास ही रखा। दूसरी बात कि कोई डिफरेंस नहीं बनाया गया कि कौन सी चीज़ सिर्फ गवर्नमेंट बना सकती है या कौन सी चीज़ प्राइवेट भी बना सकती है। तो स्टेट एंटरप्राइजेस कंटिन्यू टू प्रोड्यूस सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज, ऑफन मोनोपलाइजिंग देम ऑल्दो दिस वाज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। जैसे कि ये देखो, ये ब्रेड, अब क्या प्राइवेट फर्म्स ब्रेड नहीं बना सकती? बट स्टिल गवर्नमेंट की मॉडर्न ब्रेड कंपनी थी। अब मॉडर्न ब्रेड प्राइवेटाइज हो चुकी है, बट उस टाइम पे इट वाज अंडर गवर्नमेंट। ऐसे गवर्नमेंट होटल्स भी चला रही थी। तो ये सब अननेसेसरी गवर्नमेंट को करने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट का काम ये नहीं है कि होटल्स चलाए या ब्रेड मैन्युफैक्चर करे, उसका काम है पॉलिसी बनाना। तो अननेसेसरीली इन सब में गवर्नमेंट को नहीं आना चाहिए था।
अब नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट आता है कि अ लॉट ऑफ द पब्लिक सेक्टर यूनिट्स वर लॉस मेकिंग। अब लॉस तो प्राइवेट फर्म्स भी करती हैं, बट प्राइवेट फर्म अगर लॉस करेगी तो इट विल क्लोज डाउन, इट विल नॉट कीप रनिंग, बट गवर्नमेंट कंपनीज को क्लोज करना इज़ नॉट दैट ईजी। सो अल्टीमेटली इट वॉज अ ड्रेन ऑन द नेशंस रिसोर्सेज, क्योंकि नेशन के टैक्स पेयर्स का ही पैसा लगा है गवर्नमेंट कंपनीज में। बट इसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट भी देते हैं इकोनॉमिस्ट कुछ कि द पब्लिक सेक्टर फर्म्स शुड बी इवेल्युएटेड ऑन द बेसिस टू द एक्सटेंट टू विच दे कंट्रीब्यूट टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड नॉट ऑन द प्रॉफिट्स दे अर्न। उनका मेन एम ही नहीं है प्रॉफिट कमाना, उनका एम है वेलफेयर करना। तो हमें उसमें कितना लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, ये सब चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। नाउ कमिंग टू इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन में बेसिकली हम लोग टैरिफ्स और कोटाज, ये दो चीज़ लगाते थे इम्पोर्ट्स पर। टैरिफ्स यानी टैक्सेस, जैसे कि इम्पोर्ट ड्यूटी, और कोटाज यानी कि हम लोग क्वांटिटी फिक्स कर देते थे कि कितना इम्पोर्ट हो सकता है किसी पर्टिकुलर कमोडिटी का। तो ऐसा करके हमने हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी उनको प्रोटेक्ट कर लिया फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, जिससे कि देयर वाज डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस इंडस्ट्रीज पर्टिकुलरली इन द एरियाज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर। इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल में बहुत हमने अच्छा डेवलप किया अपने आप को। बट इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट, बहुत लोग बोलते हैं कि प्रोटेक्शन से बचाना इज़ नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज कॉम्पिटिशन से इनोवेशन आता है। ड्यू टू द रिस्ट्रिक्शंस ऑन इम्पोर्ट्स द इंडियन कंज्यूमर्स हैड टू परचेज वॉट एवर द इंडियन प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस्ड, क्योंकि उनके पास चॉइस नहीं है कि बाहर से आईफोन हम इंपोर्ट कर सकें या कुछ भी, हमें जो इंडिया में फ़ोन बन रहा है वही लेना होगा। सो द प्रोड्यूसर्स वर अवेयर दे हैड अ कैप्टिव मार्केट एंड दे हैड नो इंसेंटिव टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर गुड्स। तो उनको अगर कंपटीशन फेस नहीं करे तो वो जो भी बनाएंगे वो उनको पता है बिकेगा प्रोड्यूसर्स को। सो एफिशिएंसी इज़ नॉट इम्प्रूव्ड बाय यूजिंग सच पॉलिसीज़। बट उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट कुछ इकोनॉमिस्ट देते हैं कि वी शुड प्रोटेक्ट आवर प्रोड्यूसर्स फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन एज लॉन्ग एज रिच नेशंस कंटिन्यू टू डू सो। ये जो सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो लोग भी हमारे यहाँ से जो एक्सपोर्ट होकर उनकी कंट्रीज़ में जाते हैं गुड्स, उन पे वो लोग टैरिफ्स और अदर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। तो जब तक वो लगा रहे हैं तब तक हम भी लगाएंगे, ऐसा आर्ग्यूमेंट देते थे। अनदर थिंग वॉज द परमिट लाइसेंस राज। अब IPR 1956 में क्या बोला कि नई इंडस्ट्री खोलनी है तो उसके लिए लाइसेंस चाहिए, एक्सपैंड करना है तो उसके लिए लाइसेंस चाहिए, डाइवर्सिफाई करना है तो उसके लिए भी लाइसेंस चाहिए। अब इतना लाइसेंस चाहिए तो फिर ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट है इसकी आधी टेंशन तो यही रहेगी कि ये मिनिस्टर को इम्प्रेस करना है, इसे खुश करना है, इसको ब्राइब देनी है जिससे कि लाइसेंस मिल जाए, और दैट इज़ नोन एज लॉबिंग विद द कंसर्न्ड मिनिस्ट्रीज़। और ये इससे करप्शन का कल्चर भी बहुत बढ़ता था। दूसरी बात कि कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट्स उसका मिसयूज़ भी करते थे, कोई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, कि उनको कोई नई इंडस्ट्री स्टार्ट नहीं करनी लेकिन तब भी वो उसका लाइसेंस ले लेंगे ताकि दूसरी जो छोटे फर्म्स है वो स्टार्ट ना कर पाए और उनका कंपटीशन ना बढ़े। सो दिस इज़ हाउ द लाइसेंस परमिट राज वॉज misused and it was really resulting in the loss of efficiency. So friends, finally we are done with chapter 2 of Indian economic development. If you have any queries, please do ask in the comment section below, and if you like my efforts, please subscribe to the channel and click on the bell icon to get notifications for any future videos. After this chapter I'm going to start with macroeconomics, the national income accounting chapter. So stay tuned and goodbye. Take care.